देखो, लास्ट टर्न पे हम लोग बात कर रहे थे, स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहे थे। तो कोई भी प्रोसेस वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसका पता लगाने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में एक और क्वांटिटी पिक्चर में आई, एक और क्वांटिटी की हम लोग बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी को एस से डिनोट किया जाता है। और ये होता क्या है बेसिकली, उसकी बात करते हैं कि एंट्रोपी है क्या। एंट्रोपी बोलते हैं रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। इसका मतलब एंट्रोपी अगर आप मेजर कर रहे हो तो क्या मेजर कर रहे हो कि कोई भी सिस्टम कितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड है। जैसे सपोज हम बात करें, अगर सबको वॉइस क्लियर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की अगर हम बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं और फिक्स होते हैं, बिल्कुल अरेंजमेंट एकदम फिक्स होता है, ऑर्डर्ड होता है। यहाँ पे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए अरेंजमेंट बिल्कुल ऑर्डर्ड है। कुछ भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बोल सकते हो आप। लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, तो ये जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है ये थोड़ा सा खराब हो जाता है लिक्विड में। डिस्टेंस कंपैरेटिवली बढ़ जाता है, ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है, या आप कह सकते हो कि डिसऑर्डरनेस जस्ट इसका अपोजिट, ये इंक्रीज हो जाएगा अगर सॉलिड से कंपेयर करेंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम गैस पे आ जाएं तो गैस की क्या बात है, गैस में मॉलिक्यूल्स और भी दूर दूर हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, डिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा। और अगर बोलें कि यहाँ पे कुछ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा क्या मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का जिससे भी गैस बनी हुई है, तो यहाँ पे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं होगा, यानी कि ऑर्डरनेस अगर बोलिए, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को ऑर्डरनेस भी बोल सकते हो आप। ऑर्डरनेस बिल्कुल यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी, या आप कह सकते हो कि डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑर्डरनेस डिक्रीज होगी, इसका मतलब डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम बोल रहे हैं कि ये डिसऑर्डरनेस को हम एंट्रोपी से मेज़र करते हैं, एंट्रोपी के टर्म्स में मेज़र करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि भाई सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होगी, लिक्विड की उससे ज़्यादा हो जाएगी और गैस की उससे भी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अगर एंट्रोपी की बात करें तो सॉलिड की हो, लिक्विड की एंट्रोपी की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड की सबसे कम, क्योंकि सॉलिड में बिल्कुल अरेंजमेंट प्रॉपर होगा। अगर हम बात करें लिक्विड की तो उससे ज़्यादा होगी एंट्रोपी, और अगर हम बात करें एंट्रोपी की गैसियस की तो गैसेस की सबसे ज़्यादा हो। इतनी बात क्लियर है सबको? अब देखो, ये जो एंट्रोपी हमने डिफाइन किया है, जिसको हम डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम बोल रहे हैं, ये एंट्रोपी
कि अगर हम बात करें कि भाई एंट्रोपी किस तरीके का फंक्शन होगा, तो एंट्रोपी फंक्शन आता है स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन क्या होते हैं आपके, जो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, इनिशियल फाइनल स्टेट पे ये डिपेंड करेगा। दूसरी चीज एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो एंट्रोपी एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा। एंट्रोपी जो आपका फंक्शन है ये एक्सटेंसिव होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये डिपेंड करेगा मास के ऊपर। सपोज मान लो यहाँ पे ये 1 लीटर वॉल्यूम का कोई कंटेनर है और इसमें हमने गैस के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, 2 मोल्स लिए। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे यही 1 लीटर का कंटेनर है कोई दूसरा, इसमें हमने 100 मोल्स ले लिए उसी गैस के। तो क्या होगा, यहाँ पे अमाउंट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे केवल 2 मोल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे कितने मोल्स हो गए, 100 मोल्स हो गए। तो अमाउंट जैसे बढ़ेगा वैसे डिसऑर्डरनेस कम होगी या आएगी, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होना चाहिए या कम होना चाहिए, ठीक है। 100 मोल्स हो गए यहाँ पे, तो 100 मोल्स जो होंगे वो इतने ही 1 लीटर के वॉल्यूम में है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डरनेस बढ़ेगा और डिसऑर्डरनेस डिक्रीज होगा। जबकि केवल जब 2 मोल्स हैं तो इनके लिए इतना 1 लीटर का स्पेस बहुत ज़्यादा होगा और ये इसमें डिसऑर्डरनेस रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंट्रोपी हाई होगा, और यहाँ पे अगर बात करें तो एंट्रोपी क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ से हमें पता लगा कि भाई एंट्रोपी अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब फाइनल और इनिशियल की बात हो रही है तो डेल्टा एस की भी बात होगी, चेंज इन एंट्रोपी की भी बात होगी। चेंज इन एंट्रोपी अगर हमें निकालना है तो चेंज इन एंट्रोपी निकालने के लिए हम लोग डेल्टा एस लेते हैं, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। अब इस, हाँ जी बोलिए। नहीं, फिजिकल क्वांटिटी होगी ना, इसको मेजर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो उस रैंडमनेस के लिए जो क्वांटिटी डिफाइन की गई है, जो यूनिट डिफाइन की गई है, किसमें ज़्यादा होगा किसमें कम होगा, उसको मेज़र करने के लिए एस बोला गया है ना। तो एस को बाकी डेल्टा एच से, क्यू से, टी से, इनसे रिलेट किया जाएगा। अभी कैलकुलेट करना है, अगर कंपैरेटिव डाटा कैलकुलेट करना है तो केवल ये थ्योरेटिकल नहीं है, इसमें हम लोग कंपैरेटिव वे में इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं जिसमें एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी, इसको देखा जाता है। देखो जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन हो रहा है, ये NO प्लस O2 गिव्स बनता है सपोज 2NO2। ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है। अगर हम देखें तो रिएक्टेंट में गैस के मोल्स कितने दिखाई दे रहे हैं हमें, 2 मोल ये हो गया और 1 मोल ये हो गया। इसका मतलब 2 + 1 3 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर देखो प्रोडक्ट में गैस के मोल्स तो कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 2। तो गैस का अमाउंट, गैस के मोल्स अगर इंक्रीज करते हैं किसी रिएक्शन में तो वहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, क्योंकि गैसेस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होता है।
यहाँ पे देख रहे हैं आप कि गैस के मोल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कम हो रहे हैं, मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो जहाँ पे भी मोल्स डिक्रीज होंगे वहाँ पे डिसऑर्डरनेस डिक्रीज करेगी। इसका मतलब ये वाले रिएक्टेंट वाले सिस्टम की एंट्रोपी जो होगी वो क्या होगी, आपकी लेस होगी, मोर होगी इसके कंपैरिजन में। और यहाँ की एंट्रोपी अगर हम देखें प्रोडक्ट वाले सिस्टम की तो ये होगी आपकी लेस। अब हम लोग जो चेंज निकालते हैं वो एंट्रोपी चेंज निकालते हैं एस फाइनल माइनस एस इनिशियल से। फाइनल आपका लेस क्वांटिटी है और इनिशियल आपका हाई क्वांटिटी है, तो आपकी वैल्यू निगेटिव आएगी। भाई मान लो ये 5 यूनिट है और ये वाला आपका 8 यूनिट है, तो क्या आएगी वैल्यू इसकी, -3 आ जाएगी, माइनस में आएगी ये क्वांटिटी। हाँ जो भी वैल्यू हो, ये तो मोल्स की वैल्यू है ना, ये इस डेल्टा एस नहीं निकाल रहे हैं अभी, तो हम केवल देख रहे हैं कि मोल्स के अकॉर्डिंग एस का वैल्यू चेंज होता है। तो मोल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डेल्टा एस कैसा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब अगर किसी रिएक्शन में गैसियस मोल्स डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है, तो एंट्रोपी चेंज निगेटिव आता है और इसका मतलब होता है एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। अब कहीं पे सपोज इस तरीके का हो, मान लीजिए ये Cl2 है और ये कन्वर्ट हो रहा है 2Cl गैसियस में। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये Cl2 के मॉलिक्यूल थे। अगर मॉलिक्यूल के टर्म में इसको देखें तो 1 मॉलिक्यूल था और यहाँ पे 2 एटम्स हो गए, 2 गैसियस एटम्स हो गए। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल था गैस का और यहाँ पे गैस के 2 एटम्स हो गए। यहाँ पे अगर देखो तो ये नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब एंटाइटी बढ़ती है, पार्टिकल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करते हैं, तो वहाँ पे एस इंक्रीज करता है, एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है। और अगर इधर फाइनल वाली एंट्रोपी ज़्यादा है, इनिशियल वाली कम है, तो डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इफ एस फाइनल इज ग्रेटर देन एस इनिशियल देन डेल्टा एस इज पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है। जैसे मान लो आपको ऐसा कोई सिस्टम दिख रहा है, CaCO3 ब्रेक होता है CaO प्लस CO2, तो इसमें पूछा जाता है डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस ज़ीरो है, डेल्टा एस नेगेटिव है, या आप बोल सकते हो नन ऑफ दीज, या आप बोल सकते हो नॉट प्रेडिक्टेबल, आप कह नहीं सकते। ठीक है, इस तरीके के अगर अपने पास ऑप्शन है तो हम लोग क्या देखेंगे कि क्या हो रहा है, पहले देखते हैं। ये होता है सॉलिड, ये होता है सॉलिड और ये होता है गैस। अगर हम देखें तो रिएक्टेंट में क्या है, ओनली सॉलिड, देख पा रहे हैं। प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो 1 सॉलिड मॉलिक्यूल एंड 1 गैसियस मॉलिक्यूल। तो जहाँ पे भी, जिस तरफ में भी, एक तरफ तो केवल सॉलिड है और एक तरफ गैस फॉर्मेशन हो गया, तो जहाँ पे भी गैस फॉर्मेशन हो गया वहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी।
गैसियस मोल्स को देखते हैं, सॉलिड और इनको नहीं देखते हैं, लिक्विड को, क्योंकि इसमें रैंडमनेस बहुत कम होती है। ठीक है, तो डिसऑर्डरनेस की ज़्यादा बात जो की जाती है वो गैस में की जाती है। रिएक्टेंट में कोई गैस है नहीं, प्रोडक्ट में गैस है। इसका मतलब प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज़्यादा है रिएक्टेंट की एंट्रोपी से। और आपको पता है डेल्टा एस निकालते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से, तो प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्टेंट कम है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये बात सबको क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सिस्टम में एंट्रोपी चेंज के लिए वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, किसी सिस्टम का एंट्रोपी। ठीक है, अब एंट्रोपी हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो हमने देख लिया, पॉजिटिव निगेटिव इन चीज़ों को हमने देख लिया। नॉट प्रिडिक्टेबल, जिसमें आपको पता ही नहीं लगे, कोई ऐसा फैक्टर नहीं मिल रहा हो जिससे आप डिसाइड ना कर पा रहे हो, डिसाइड कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे NO है, NO कन्वर्ट हो रहा है सपोज NO2 में। अब ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है। अब यहाँ पे आप कैसे डिसाइड करेंगे, अगर NO गैस NO2 में कन्वर्ट हो रही है तो यहाँ पे आप कैसे डिसाइड करेंगे? अब यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, अगर ये भी 1 मोल है सपोज, ये भी 1 मोल है, तो अब कैसे डिसाइड करें? तो अब हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स को, एटॉमिसिटी देखेंगे हम, जिसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर एटॉमिसिटी देखो तो 1 + 2 3 दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ पे एटॉमिसिटी ज़्यादा हो गई वहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एंट्रोपी प्रोडक्ट का ज़्यादा हो जाएगा, रिएक्टेंट का कम। और जब भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं तो भी डेल्टा एस आता है, प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। क्लियर है बात? अब देखो, जैसे मान लो कुछ ऐसी जगह आपको ही ऐसे क्वेश्चन में फंस गए जिसमें आपका एटॉमिसिटी भी सेम है, एटॉमिसिटी आपको सेम दिख रही है, मोल्स भी आपको सेम दिख रहे हैं। अब कैसे डिसाइड करेंगे हम? ठीक है, तब उस केस में हम लोग देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसकी एंट्रोपी कम होगी, क्योंकि हैवी चीज़ तेजी से नहीं भाग पाएगी ना। हाइयर मॉलिक्यूलर वेट जिसका होगा उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? लेस। क्लियर है बात? जैसे मान लो CO2 और SO2, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करना है कि किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। यहाँ पे बोल दिया कि सेम मोल्स हैं और एटॉमिसिटी तो आप देख ही पा रहे हो, 1 + 2 3, यहाँ पे भी 1 + 2 3, सेम एटॉमिसिटी भी हो गई। अब कैसे डिसाइड करें इन दोनों में? तो इन दोनों में डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसकी एंट्रोपी कम होगी। तो CO2 का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालें हम तो 12 + 32 कितना आता है? 44 यूनिट। और SO2 का अगर आप निकालो तो SO2 का आएगा 32, सल्फर का होता है, और ये हो गया 3264। तो यहाँ को देखने से हमें क्या पता लगा कि SO2 का मॉलिक्यूलर वेट हाई है, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम लोग एंट्रोपी को
डिफाइन करेंगे। अब देखो डेल्टा एन जी हमने एक टर्म देखा था जिसको हमने एन गैसियस प्रोडक्ट माइनस एन गैसियस रिएक्टेंट ये निकाला था। तो प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स ज़्यादा हो गए, रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स कम हो गए, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ जाएगा। तो डेल्टा एन जी जब भी पॉजिटिव होता है उस टाइम पे डेल्टा एस भी पॉजिटिव आता है। एग्जाम्पल से अभी हम लोग इसको देख चुके हैं। जब भी डेल्टा एन जी निगेटिव आएगा मतलब गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट के ज़्यादा है, तब डेल्टा एस भी निगेटिव आता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि इसके में एक केस ये भी आता है डेल्टा एन जी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे जब डेल्टा एन जी ज़ीरो था तब उस केस में हमारा जो पिछला थर्मोडायनेमिक फंक्शन हमने पढ़ा था वो ज़ीरो आ जाता था डेल्टा जी, और उसको हम लोग बोलते थे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये बात कहते थे ना। लेकिन जब भी डेल्टा एन जी ज़ीरो होगा, जब भी डेल्टा एन जी ज़ीरो होगा इसका मतलब दोनों के मोल्स में डिफरेंस ज़ीरो आएगा, तो भी सिस्टम में कुछ ना कुछ एंट्रोपी होती है। तो हम ऐसा नहीं, इसको याद रखेंगे, इस कंडीशन में डेल्टा एस ज़ीरो नहीं होता है। डेल्टा एस की वैल्यू कुछ ना कुछ आती है, इसको हम ज़ीरो नहीं कर सकते। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। देखो डेल्टा एन जी ज़ीरो हो गया यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल हो गए। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल जो हमने लिया था H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। यहाँ पे अगर देखो तो ये गैसियस और ये भी गैसियस। यहाँ पे अगर मोल्स देखें हम तो ये 1 और ये 2। तो रिएक्टेंट के आ गए 1 + 1 2 और प्रोडक्ट के 2 हो गए। ठीक है, तो मोल्स हमें दोनों तरफ इक्वल दिख रहे हैं। जब दोनों तरफ मोल्स इक्वल हैं तो डेल्टा एन जी निकालोगे, एन गैसियस प्रोडक्ट माइनस एन गैसियस रिएक्टेंट, यही तो करते हैं। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में डेल्टा जी नॉट जो था वो ज़ीरो आता था और इस कंडीशन को हम बोलते थे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। लेकिन जब इस तरीके के गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इन केसेस में डेल्टा एस की वैल्यू ज़ीरो कभी भी नहीं आएगी। गैसियस प्रोडक्ट है इसलिए डेल्टा एस ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ रैंडमनेस तो होगी ही होगी। क्लियर? अब देखो अगर हम लोग निकालना चाहें इसको, एस को मेज़र करना चाहें तो एस को एंट्रोपी को हम मेज़र कैसे करते हैं देखिए। इसको निकाला जाता है, ये मान लीजिए हमारा सिस्टम है और ये इसका सराउंडिंग है। दोनों को मिला करके सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। अगर मान लीजिए इसके लिए डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी फॉर सिस्टम हम लिखते हैं और सराउंडिंग के लिए लिखते हैं डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग, तो ये दोनों का जो एडक्ट होता है उसको बोला जाता है डेल्टा एस टोटल। ठीक है, अब देखो नेचर में जितने भी प्रोसेस होते रहते हैं, नेचर में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं मैक्सिमम प्रोसेस ऐसे होते हैं, या यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज करती रहती है। इसीलिए बोला जाता है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी
कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल को हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव होता है। इतनी बात क्लियर है? और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ऐसा देखा गया कि ये जो डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है, ये डेल्टा एस पॉजिटिव जो वैल्यू आती है, ये आती है प्रोसेस के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं इररिवर्सिबल। प्रैक्टिकली निकाला गया कि डेल्टा एस पॉजिटिव कौन से प्रोसेसेस के लिए आ रही है, तो ये देखा गया कि ये इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये वैल्यू आ रही है। डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि नेचर में मैक्सिमम जो या यूनिवर्स में मैक्सिमम जो प्रोसेस हो रहे हैं वो कैसे हैं? इररिवर्सिबल, जिसमें डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस तो यही नेचर में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाता है, इफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल, तब ऐसा देखा गया कि ये जो डेल्टा एस टोटल है ये 0 आ गया। इसका मतलब डेल्टा एस टोटल आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, मतलब कितना एंट्रोपी चेंज सिस्टम का हो रहा है, कितना एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का हो रहा है। अगर उन दोनों को प्लस कर दो तो ये वैल्यू क्या आएगी? 0। लेकिन ये किसके लिए आ रही है? केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इररिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्लियर? तो इन जनरली आप क्या कह सकते हो? अगर आपको ये बात इन जनरली कहनी है तो भाई ज़्यादातर प्रोसेस इररिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस तो रिवर्सिबल भी होते हैं ना। तो अगर आपको ये बात इन जनरली कहनी है तो आप क्या कह सकते हो? प्रोसेस कैसे देखने को हमको मिल रहे हैं? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, या तो ये ग्रेटर देन है 0 के या तो इक्वल टू है 0। क्लियर? अब देखो, सिस्टम की अगर एंट्रोपी निकालनी है तो एंट्रोपी निकालने का तरीका होता है कि आपको अगर एंट्रोपी निकालना है तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू तो नहीं निकलती है, चेंज निकलता है। और उस चेंज को हम निकालते हैं कैसे? हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। हीट गिवन और हीट लॉस्ट, कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए भी निकालना है। अगर हमें सिस्टम के लिए निकालना है तो सिस्टम के लिए देखेंगे और किस टेम्परेचर पे वो प्रोसेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये चेंज निकालते हैं Q/T। क्लियर है बात? तो अगर यूनिट देखो तो यूनिट क्या हो जाएगी? Q की यूनिट अगर कैलोरी हो गई तो कैलोरी प्लस केल्विन हो जाएगा डिवाइडेड बाय केल्विन, या जूल हो गया तो जूल डिवाइडेड बाय केल्विन हो जाएगा। यस और नो? अब देखो, अगर हम लोग किसी सिस्टम की बात करें कि किसी सिस्टम में हमें निकालनी है डेल्टा एस, सराउंडिंग में डेल्टा एस निकालनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करें? उसका फॉर्मूला है, डेराइव करके निकाला गया, बट डेरिवेशन में नहीं बता रही हूँ।
अगर हमें किसी भी प्रोसेस का निकालना है डेल्टा एस, तो इसके कैलकुलेशन का एक जनरल फॉर्मूला हम याद रखेंगे, एन सी वी एल एन T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और अगर यहाँ पे हम लोग CP लेते हैं सपोज, तो NCP ln T2/T1 आ जाता है और NR ln P1/P2 आ जाता है। ये दो फॉर्मूला डेल्टा एस के लिए याद रखेंगे, इनसे हम लोग सारी चीज़ें निकालेंगे, सारे प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एस कैलकुलेट करेंगे। ओके है बात इतनी? देखो डेल्टा एस का फॉर्मूला है एन सी वी एल एन T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, या दूसरा फॉर्मूला देखें तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी, बस चेंज इतना है यहाँ पे CP कर दो और बाकी यहाँ पे P1/P2 कर दो। अब देखें अलग अलग सिस्टम के लिए क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, अलग अलग प्रोसेस के लिए डेल्टा एस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। देखो डेल्टा एस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया एन सी वी एल एन T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, एक फॉर्मूला ये है। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, एन सी पी ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। अब हम लोग देखते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए इस फॉर्मूला को। सपोज हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो जैसे ही आपने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, यही बात है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, T1 इज इक्वल टू T2, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, T1 T2 के इक्वल है। तो जब भी T1 T2 के इक्वल आप रखोगे तो ये T2/T1 की जगह अगर सेम टेम्परेचर रख दो तो ये कट जाएंगे, वैल्यू 1 आ जाएगी ln1, और ln1 की वैल्यू होती है 0। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो T1 इज इक्वल टू T2 हो गया। तब डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन, यहाँ पे T2 की जगह T1 या T1 की जगह T2 कुछ भी रख दो तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। तब उस केस में क्या होगा, ये ln1 हो जाएगा और ये ln1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा टर्म अपना आ जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक। ln2 की वैल्यू नेचुरल लॉ पता नहीं है, मुझे गूगल बाबा से देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, ट्रिक थोड़ी ना, लॉग की ही देखते हैं भाई। ln2 को पहले आप उसमें, ये नेचुरल लॉग है तो पहले बेस 10 लॉग में कन्वर्ट करोगे, 2.303 से -2.303 से मल्टीप्लाई करके, और फिर उसके बाद ln1 लॉग बेस 10 1 की वैल्यू होती है 0, उसको रखोगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है। अब देखो अगर इस फॉर्मूला में रखोगे तो भी ये टर्म 0 आ जाएगा, ये वाला टर्म अगर इस फॉर्मूला को यूज करो तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एस को। अब ये तो बात हुई है सिस्टम के लिए, ठीक है।
अगर हम बात कर ले सराउंडिंग के लिए, तो सराउंडिंग में क्या होगा, और अगर हम प्रोसेस लेते हैं आपका, सपोज रिवर्सिबल लेते हैं, ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने क्या बताया कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या आता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू ज़ीरो आता है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस ज़ीरो आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो डेल्टा एस सिस्टम है वो डेल्टा एस सराउंडिंग के इक्वल होगा, ठीक। अब देखो ये थोड़ा सा डेल्टा एस को समझते हैं हम लोग। सपोज मान लो ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, ठीक है। मान लो कि सिस्टम को आप हीट दे रहे हो, ठीक है, सिस्टम को आपने मान लो 20 किलो जूल हीट दिया, तो आप ये बोलते हो ना कि क्यू ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा इस टाइम पे, प्लस 20 किलो जूल हो जाएगा। अब सिस्टम को आप 20 किलो जूल दे रहे हो तो सिस्टम की तो 20 किलो जूल इंक्रीज कर गई, लेकिन सराउंडिंग से ही तो दे रहे हो आप, तो सराउंडिंग का 20 किलो जूल कम हो जाएगा, डिक्रीज फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। या दूसरा केस ये हो सकता है कि सिस्टम मान लो अपने अंदर से एनर्जी निकालता है, हीट निकालता है, मान लो इसने हीट इवॉल्व किया 20 किलो जूल, अपने अंदर से 20 किलो जूल हीट निकालता है। तो अगर वो अपने अंदर से हीट निकालेगा तो सिस्टम की हीट कम हो जाएगी, तो 20 किलो जूल का इसको नुकसान होगा, तो इसलिए इसको माइनस लिखते हैं। ये सिस्टम के लिए बात होगी। अगर ये 20 किलो जूल हीट निकाल रहा है तो बाहर ही तो निकालेगा, सराउंडिंग को ही तो देगा, तो सराउंडिंग को 20 किलो जूल का फायदा होगा, प्रॉफिट टू सराउंडिंग, और किसी को प्रॉफिट होगा तो वहां पे क्यू क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। क्लियर हो रही है बात। तो ये क्यू किसका हो जाएगा अब आपका, ये सराउंडिंग का हो जाएगा। इसका मतलब जो भी हीट ट्रांसफर होगा सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में, वो दोनों इक्वल होगी, वैल्यू केवल साइन का डिफरेंस होगा। ओके है बात इतनी, ठीक है। तो आप अगर ऐसे देखो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लो हमने लिखा ये डेल्टा एस सिस्टम निकालना है हमें, तो क्यू सिस्टम ले लो और टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ले लो, ठीक है। क्यू सिस्टम लिख दो और टी सिस्टम लिख दो। और अगर उसी प्रोसेस के लिए आपको डेल्टा एस सराउंडिंग लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्यू सराउंडिंग बाई टी सराउंडिंग। अब क्यू सराउंडिंग की बात हो रही है तो क्यू सराउंडिंग को अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस क्यू सिस्टम, अपोजिट में आ जाएगा ना। ओके है बात, ठीक है। जैसे मान लो इसको हमने बोला कि सिस्टम 20 किलो जूल सिस्टम को दिया जा रहा है हीट पावर से, तो इसको फायदा होगा, तो इसका पॉजिटिव है सपोज, और सिस्टम को मिल रहा है सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग का नुकसान हो जाएगा, तो -20 किलो जूल बाई टी सराउंडिंग हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ आती है। ठीक है, तो रिवर्सिबल के लिए तो क्योंकि क्या होता है, रिवर्सिबल के लिए हमने पहले ही बताया कि ज़ीरो है, रिवर्सिबल के लिए टोटल क्या है, ज़ीरो।
इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम, ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग आ जाएगा। अच्छा देखो, एक चीज और देखते हैं हम लोग इसमें, एक बात और कर लेते हैं साथ साथ में। जब एंट्रोपी की बात हो रही है, एंट्रोपी चेंज की बात हो रही है, तो अगर देखो तो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है ये एंट्रोपी, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? अगर देखो आप, सपोज हम बात करें कि ये हमारे पास आइस है सपोज, ठीक है। अब इस आइस को मेल्ट करना है ना, और हमने बाहर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ये सिस्टम हो गया हमारा। सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने ले लिया सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो आइस सिस्टम का टेम्परेचर, ये आइस है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब बाहर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे का अगर सराउंडिंग हो गया है तो आइस क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। ये तो सबको पता है, देखा हुआ एग्जांपल है ये सबका। ये तो रूम टेम्परेचर है ना, क्या कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन देखो, अगर हम लोग आइस ये रखा हुआ है और हमने इसको ऐसी सराउंडिंग में रख दिया जहां पे टेम्परेचर मान लो -30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होगा क्या? अपने आप तो मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। मेल्ट अगर करना है तो बाहर से फिर कुछ लगाओ, सिस्टम विस्टम कुछ वर्क करो, तब तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हमें एंट्रोपी निकालनी है, या यहाँ पे हमें ये वाला जो प्रोसेस है ये कैसा हो गया? अपने आप हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। और ये प्रोसेस कैसा है? अगर देखो तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप तो नहीं होने वाला। और आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये सब चीज़ें अगर हम बात की जाए तो स्पॉन्टेनिटी की बात किससे की जाती है? एंट्रोपी से की जाती है। तो इसका मतलब दोनों की एंट्रोपी में क्या होगा? डिफरेंस होगा। दूसरी चीज, अगर सिस्टम स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है उसको हम देख रहे हैं, तो उसके लिए हमने डेल्टा जी देखा था। डेल्टा जी अगर निगेटिव आता था तो हम बोलते थे सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ जाता था तो हम बोलते थे कि स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, यही बोलते थे, ठीक है। तो डेल्टा जी के साथ तो ये बात थी, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एंट्रोपी को भी हम देख सकते हैं कि एंट्रोपी भी दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रही है कि सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, सिस्टम कितनी हीट ले रहा है, दे रहा है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है। अगर सराउंडिंग -30 पे था तब ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। सराउंडिंग अगर 25 पे था, यानी 0 से ज़्यादा का टेम्परेचर था, तो सराउंडिंग इसमें प्रोसेस ये वाला स्पॉन्टेनियस हो गया। इससे हमें क्या पता लगा कि ये जो स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सिस्टम के ऊपर भी और सराउंडिंग के ऊपर भी। इसीलिए जब ये निकाला गया ये फॉर्मूला डेल्टा एस टोटल, तो डेल्टा एस टोटल में सिस्टम को भी रखा गया और सराउंडिंग को भी रखा गया। क्लियर है बात? यानी दोनों के इंटरेक्शन की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अब ये तो बात हो गई हमारी किसकी? आइसोथर्मल प्रोसेस की, ठीक है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका ये वाला टर्म हो गया 0 और ये वाला टर्म आपका आ गया ये। तो यहाँ पे अगर हमें डेल्टा एस निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, हाँ, जी गिब्स फ्री एनर्जी, ये गिब्स फ्री एनर्जी, ये बताया है कि नहीं आपको अभी? डेल्टा डेल्टा जी नहीं बताया था? अच्छा, ओहो हो,
अच्छा, डायरेक्टली मैंने अभी डेल्टा जी भी बता देते हैं आपको। ठीक है, तो देखो अगर प्रोसेस होता है रिवर्सिबल, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को, गिब्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्पॉन्टेनिटी के लिए जी को बताया है ना। ये डेल्टा जी जो है इसको बोलते हैं गिब्स फ्री, ये गिब्स साइंटिस्ट का नाम है, एनर्जी चेंज। इसकी वैल्यू निकाली जाती है, अगर ये डेल्टा जी आता है निगेटिव तो ही प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाती है वैल्यू तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाता है। और डेल्टा जी अगर ज़ीरो आ जाता है किसी केस में तो बोला जाता है कि प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे, अभी इसको डेल्टा जी को भी पढ़ेंगे, ये तो शॉर्ट में ऐसे बता दिया आप। क्लियर हुई बात इतनी? अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा करके डेल्टा एस निकालेंगे। ठीक, सिस्टम के लिए अगर हम निकालते हैं तो सिस्टम के लिए ये निकाल लेंगे। ठीक है, और सराउंडिंग के लिए निकालोगे तो सराउंडिंग की वैल्यू जस्ट इसकी अपोजिट आएगी। मतलब अगर सिस्टम के लिए ये आया है तो आप डेल्टा एस सराउंडिंग रिवर्सिबल में ये वैल्यू आ जाएगी -nr ln v2/v1, ये वैल्यू निकलेगी। तो जब दोनों वैल्यूज को हम प्लस करेंगे तो रिवर्सिबल के लिए, क्योंकि डेल्टा एस टोटल आ जाता है 0, तो ये वैल्यू दोनों इक्वल और अपोजिट आती है। तो ये फैक्ट अगर आप याद रखोगे तो आपको कोई न्यूमेरिकल अगर ऐसा बनाया जाता है जिसमें प्रोसेस आपका आता है रिवर्सिबल, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा डेल्टा एस टोटल 0 आना है। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का जो डेल्टा एस आएगा वो दोनों इक्वल और अपोजिट आएंगे। क्लियर? अब देखो अगर हम इसी फॉर्मूला को आपको डेराइव कहाँ से हुआ, मीनिंग से मतलब है, आपको डेराइव कहाँ से हुआ इससे मतलब नहीं है, कौन सी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इन चीज़ों से आपको मतलब है। अब अगर हम बात करें सेकंड कि हम प्रोसेस ले ले आइसोबारिक, तो अगर आइसोबारिक प्रोसेस लेते हो आप तो P1 = P2 हो जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस में। अब इस फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा अगर देखें हम, एक फॉर्मूला तो ये है हमारे पास और दूसरा फॉर्मूला ये है ना। अब अगर P1 P2 के इक्वल आ गया तो ये टर्म 1 आ जाएगा इस केस में, ये वैल्यू ln 1 हो जाएगी, तो ये वाला वैल्यू पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। क्लियर है बात? ये या वो वाली, माइनस सराउंडिंग के लिए बोला था कि सराउंडिंग के लिए जब कैलकुलेट करोगे तो सराउंडिंग के लिए ये वैल्यू आएगी। ठीक है,
अब देखो ये है आपका किसके लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ये आ गया। अगर इसी में आप आइसोकोरिक लगा दो, तो आइसोकोरिक का मतलब आपको पता है क्या होता है, V1 इज इक्वल टू V2 होता है ना। तो V1 अगर V2 के इक्वल हो जाएगा तो आइसोकोरिक में क्या आ जाएगा, आइसोकोरिक में अगर हम देखें तो आइसोकोरिक में ये V1 V2 वाला ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, तो अब ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यही था ना, NCV ln T2/T1, क्योंकि ये टर्म अब 0 हो जाने वाला है। ओके है बात यहाँ तक। कौन सा, अच्छा ये वाले को कह रहे हो, इसको लगाने को कह रहे हो। आइसोकोरिक के लिए इसको लगाने को कह रहे हो, अच्छा लगा सकते हैं। T2 की जगह क्यों, P2 P1 क्यों लेना है, आइसो आइसोकोरिक है ना, वॉल्यूम सेम है, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहे हैं, वॉल्यूम सेम है। तो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होंगे और वॉल्यूम आपका सेम है। तो अगर इस फॉर्मूला से आप निकाल रहे हो, देखो इस फॉर्मूला से निकाल रहे हो तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला से निकाल रहे हो तो ये पूरा टर्म आएगा। क्लियर है बात। वैल्यू जब निकालोगे आप तो हाँ वैल्यू सेम टू सेम आएगी, लेकिन अगर इस फॉर्मूला से निकालोगे तो आपका अलग वैल्यू, मतलब ये टर्म आपको यूज़ करना है, अगर उस फॉर्मूला से निकालोगे तो वो अलग। अभी इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करके देखते हैं। आइसोकोरिक हो गया। अब देखो, अब फोर्थ है आपका एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपको पता है कि हीट ट्रांसफर 0 होता है ना। सिस्टम से हीट सराउंडिंग में नहीं जाएगी और सराउंडिंग से हीट सिस्टम में नहीं आएगी, Q 0 होगा, ठीक। तो Q अगर 0 है तो आपका पता है कि फिर अगर आप डेल्टा एस सिस्टम निकालते हो तो आपको लगाना पड़ता है Q ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, यही तो लगाते हो फॉर्मूला। अगर ये 0 है तो आपका डेल्टा एस सिस्टम 0 आएगा, और इसी तरीके से अगर आप सराउंडिंग का निकालो तो सराउंडिंग का भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब अगर प्रोसेस आपका एडियाबेटिक होता है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा एस की वैल्यू क्या आती है, 0। सराउंडिंग ले लीजिए चाहे सिस्टम ले लीजिए, दोनों की वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा एस टोटल भी क्या होगा, 0। क्लियर। अब देखो ये तो हमने फॉर्मूलाज पढ़ लिए और फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, अब एक इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं, तब हमारी आगे की बात पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज इन ईच स्टेप फॉर एन आइडियल गैस।
अच्छा, ये जितने लगाए जा रहे हैं ना फॉर्मूला, ये आइडियल गैस के लिए लगा सकते हो, क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब जो फॉर्मूलाज निकाले गए हैं ये गैस लॉ पे, आइडियल गैस लॉ पे निकाले गए हैं। तो आइडियल गैस के लिए लगा सकते हो, और कोई गैस है रियल रियल के लिए तो उसके लिए नहीं लगा पाएंगे। क्वेश्चन है, स्टेट ए दिया हुआ है, स्टेट बी दिया हुआ है, स्टेट डी कैसे दे दिया, सी देना चाहिए था। सी लिख देते हैं, इसी को देखते हैं क्या दिया है। स्टेट जो 1 है इसमें 1 ATM प्रेशर है, 22.4 लीटर वॉल्यूम है, 273 केल्विन टेम्परेचर है। अब स्टेट 2 जो है यहाँ पे प्रेशर तो 1 ATM ही है, यानी आइसोबारिक है ये प्रोसेस। वॉल्यूम 33.6 लीटर हो चुका है और ये 409.5 केल्विन है। ये जो थर्ड वाला है स्टेट, इसमें दिया हुआ है प्रेशर, अब की बार यहाँ पे 2 ATM हो गया, ये है 33.6 लीटर, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस देख पा रहे हैं आप यहाँ से यहाँ जाने में, और ये है आपका 819 केल्विन। क्लियर है बात इतनी? अब निकालना क्या है, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज इन ईच स्टेप फॉर आइडियल गैस। इसके लिए डेल्टा एस निकालो, मतलब ए से बी में जा रहा है सिस्टम, इसके लिए डेल्टा एस निकालो, बी से सी में जा रहा है। ठीक, मोनो एटॉमिक गैस दी हुई है। तो मोनो एटॉमिक के लिए आपको पता है कि मोनो एटॉमिक के लिए सीपी और सीवी की वैल्यू क्या थी। अगर गैस आपकी मोनो एटॉमिक है तो सीवी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, जल्दी से फॉर्मूला बताइए। सीवी का फॉर्मूला क्या होता था? हाँ, क्या होता है विदुषी, फिर से बोलो फॉर्मूला। F/1/2R। सीवी, सीवी ना। अब मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कितने लेते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम 356, याद है ना नंबर? ये मोनो एटॉमिक के लिए, ये किसके लिए था? डाई के लिए था, डाई एटॉमिक के लिए या लीनियर पॉली एटॉमिक के लिए, और ये था आपका पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए। इसमें वाइब्रेशनल कंसीडर नहीं करते हैं, क्वेश्चन में वाइब्रेशनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यही लेंगे। तो 3/2R आ गया सीवी, और सीपी निकालना है तो क्या करते हैं, सीपी निकालना है तो सीवी प्लस आर कर देते हैं। तो ये 3/2R है, आर और ऐड कर दो तो 5/2R आ जाएगा क्या? ठीक, तो ये सीपी सीवी हमने निकाल लिया, क्योंकि हमें फॉर्मूला में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब ए से बी में जा रहे हैं, डेल्टा एस निकालना है। प्रोसेस कैसा है? आइसोबारिक। ठीक है, तो प्रोसेस अगर आइसोबारिक है, देख पा रहे हैं 1 ATM से 1 ATM, यानी प्रोसेस हमें पता लग गया आइसोबारिक। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगा ले, ये वाला लगा ले, ये जहाँ पे सीपी दिया हुआ प्रेशर कांस्टेंट वाला, ये वाला लगाते हैं। अब अगर आप प्रेशर कांस्टेंट पे आपका सीपी होता है तो ln T2/T1 लगाओगे तो ये टर्म तो आपका 0 आ जाना है। प्रेशर कांस्टेंट है, P1 P2 इक्वल है, तो ये वैल्यू आएगी NCP ln T2/T1। आपकी गैस का मोल दिया हुआ है,
22.4 लीटर है ना। मोल कितने होंगे इसके? 1 मोल होंगे क्या? 1 मोल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 22.4 लीटर वॉल्यूम है, तो 1 मोल हो जाएगा। टेम्परेचर 273 पे ही होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है ना, तो ये 1 हो गया। सीपी आपका आ गया 5/2 आर। एलएम, टेम्परेचर देख लो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे। टेम्परेचर अगर हम देखें तो आपका 273 से कहाँ पे जा रहा है, 409 केल्विन पे। तो T2 आ गया 409.5 और T1 आ गया आपका 273। निकाल लेंगे। ओके है बात। ऐसे निकल आएगा। अब अगर हमें निकालना है दूसरा वाला स्टेट, तो दूसरे वाले को अगर आप देखो तो बी से जब सी जा रहा है तो हमारे में कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस देख पा रहे हैं। ये दोनों तो चेंज हो रहे हैं, ये आइसोकोरिक है। तो जब आइसोकोरिक प्रोसेस है तो ये वाला ले लो फॉर्मूला, जिसमें V1/V2 आ रहा है, तो ये टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी, V2/V1। तब क्या आ जाएगा, NCV ln T2/T1। सबको क्लियर है बात दूसरे वाले में? एन आपका, अब यहाँ पे मोल आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि 33.6 लीटर हो गया ना, तो मोल आपके चेंज हो जाएंगे। तो मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। और टेम्परेचर प्रेशर भी चेंज है, देख पा रहे हैं। तो मोल कैसे निकालेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकाल लेंगे, आइडियल गैस ही तो है। क्या कहते हैं, अगर आपको इस स्टेट में मोल निकाल, हाँ बोलिए। GM/mm, ग्राम कहाँ दिया हुआ है, ग्राम कहाँ दिए हुए हैं? तो आ जाएगा, उससे भी रिलेट करके निकाल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, देखो ना कैसे रिलेट करके। 22.4 की कंडीशन 273 पे है। क्लियर है बात? STP पे होता है ना ये कंडीशन, तो उसमें टेम्परेचर भी तो होता है। तो सबसे इजी वे यही है, यही एक वे है, इजी नहीं, यही एक वे है। PV इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ, आइडियल गैस है, तुम्हारे पास प्रेशर है, तुम्हारे पास वॉल्यूम है, तुम्हारे पास टेम्परेचर है, ये भी है, ये भी है, टेम्परेचर भी है, आर की वैल्यू पता होती है, एन की वैल्यू नहीं निकल आएगी। लीटर एटीएम में ये रखा है हमने, तो लीटर एटीएम में लगा दो, एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि पहले वाले केस में हमने N1 रखा है तो यहाँ पे भी 1 रखते हैं आंख बंद करके। क्या देखना है, पहले n कैलकुलेट करना है। तो n कैसे निकालेंगे, PV इज इक्वल टू NRT करके, B to C में कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो n निकालना है तो PV/RT कर लो, प्रेशर और वॉल्यूम देख लो कितने कितने हैं। हाँ क्या कह रहा है, स्टेट बी को अगर देखो तो स्टेट बी में आपका टेम्परेचर कितना है, 409 है ना। अच्छा अच्छा, 2 स्टेप्स हैं, ओके 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 ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड। एन यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, वन ATM 22.4 लीटर 273, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एन निकाल के देखते हैं एक बार को, देखो ये 1 ATM है, ये वॉल्यूम आपका 33.6 है ना,
आर की वैल्यू हो गई 0.0821 आती है और टेम्परेचर है 409.5। अब ये वैल्यू निकालो जल्दी से और दूसरे वाले से निकालते हैं। जल्दी से निकालिए, सेम आएगा आई थिंक। ये तो सेम ही है, ये भी सेम है दोनों में। ये आपका 2/819 कर दें अगर, तो यहाँ पे नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी, कितना आएगा? 409 ही आएगा, 409.85 आएगा। सेम आएगा ना, देख पा रहे दोनों केस में? कैलकुलेटर यूज कर लो, बिल्कुल सेम ही आएगा। वो तो दिख रहा है 819 का हाफ क्या होगा, 409 ही तो होगा, 409.5। तो दोनों में मोल्स क्या है, सेम है। तो आप किसी भी एक से निकाल करके मोल्स की वैल्यू रख सकते हो। क्या आ रही है वैल्यू? वैल्यू तो बता दो। दोनों सेम आएगी, ये तो पता लग गया। ये बी से निकाला आपने, ये सी से। अरे समथिंग, समथिंग नहीं बताना है ना, कैलकुलेटर हाथ में क्यों लिया है, समथिंग बता रहे हो, एग्जैक्ट बताओ। कितना? हाँ, नहीं ये पूरी वैल्यू पूछ, एन निकाल रहे हैं ना, मोल्स निकाल रहे हैं। 0.925, 0.925 आ गया है ना। वो सी और इसका दोनों का सेम आएगा, दोनों का सेम आएगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब देख लिया हमने, तो 0.925 आ गए एन। अब यहाँ पे 0.925 एन लगा देंगे। सीवी की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 आ रहा है, आपको पता है। एल एन टेम्परेचर देख लो दोनों प्रोसेस में, T2 क्या हो रहा है, T2 इसका टेम्परेचर है, T2 आप लोगे सी का टेम्परेचर, तो 819 डिवाइडेड बाई आपका 409 आ गया। हमेशा लॉग में वैसे भी वैसी वैल्यू दी जाती है जो आपकी कट जाए। तो 409.5 ये इसका हाफ है ना, तो यहाँ ln2 आ जाएगा। ln2 की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी और हमारा आंसर आ जाएगा। ln2 की वैल्यू आपको पता ही है, नेचुरल लॉग से उसमें बेस 10 लॉग में 2.303 का मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। ओके है बात यहाँ तक? आयुष, आयुष है क्लास में? इतना बड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कभी भी नीट में नहीं आएगा, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। ओके है? अब ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, एक क्वेश्चन और दे दिया जाए। 1 मोल आइडियल गैस, हाँ, इज एक्सपेंडेड, नहीं पहले ये करके बताओ साथ में, उसके बाद आइसोथर्मली एट 300 केल्विन फ्रॉम 10 atm to 1 atm, find value of delta S system, delta S surrounding
डेल्टा एस टोटल इन फॉलोइंग कंडीशन, एक्सपेंशन हो रहा है रिवर्सिबल, सेकेंड है आपका एक्सपेंशन हो रहा है इरिवर्सिबल, थर्ड है आपका एक्सपेंशन हो रहा है फ्री, फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल 0 होता था ना। अब कैलकुलेट करना है आपको। चलिए दिमाग लगाइए। सबसे पहला देखिए रिवर्सिबल है। हाँ बोलिए। डेल्टा सिस्टम आपका, अच्छा किसमें, किसमें, रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में आपका दोनों चीज़ों को आप क्या बोल रहे हैं कि 0 होगा। अच्छा, और इरिवर्सिबल में देखो, अच्छा डेल्टा एस सिस्टम को क्यों 0 कर रहे हो? प्रोसेस तो आइसोथर्मल है ना, प्रोसेस वो थोड़ी है आपका एडियाबेटिक थोड़ी है। प्रोसेस को अगर देखो आप, हाँ वही तो कह रही हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबेटिक थोड़ी है। एडियाबेटिक में क्यों 0 होता है, तो सिस्टम का भी 0 आता है और उसका भी 0 आता है। ठीक है, देखो क्या याद रखना है आपको, याद रखना है कि डेल्टा एस टोटल जो होगा वो रिवर्सिबल एक्सपेंशन में 0 आएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में 0 आएगा, वो एडियाबेटिक हो, आइसोथर्मल हो, कोई भी हो। क्या याद रखना है हमें कि रिवर्सिबल अगर प्रोसेस लेते हो आप तो वो कोई भी तरीके का हो, एडियाबेटिक ले लीजिए, आइसोथर्मल ले लीजिए, उसमें टोटल जो होगा वो 0 होगा। ठीक, एडियाबेटिक में क्या होता है कि डेल्टा एस सिस्टम भी 0 आता है और डेल्टा एस सराउंडिंग भी 0 आता है, क्योंकि क्यू 0 होता है ना। आइसोथर्मल में क्या होगा, ये जो दोनों की वैल्यू आएगी वो जस्ट अपोजिट आएगी, डेल्टा एस सिस्टम जो आएगा उसकी वैल्यू डेल्टा एस सराउंडिंग के जस्ट अपोजिट वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू होगी जस्ट अपोजिट होगी, तो उसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। अब वो वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है हमें। पहला जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, ठीक है, तो निकालते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग डेल्टा एस क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला अगर देखो तो एन सी पी ये लगाना है ना। आइसोथर्मल हो गया तो T1 इज इक्वल टू T2 हो गया, तो ये वाला टर्म आपका 0 पे पहुंच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा एन आर एल एन P1/P2 आ जाएगा। ओके है बात यहाँ तक। अब एन कितना दिया हुआ है, 1 मोल। आर की वैल्यू आप जो भी ले लो, आप लीटर एटीएम वाली ले लो 0.0821। एल एन P1 कितना हो गया, प्रेशर आपका पहले प्रेशर 10 एटीएम है फिर 1 एटीएम हो जाता है, तो P1/P2 आ गया, लॉग एल एन 10 आ गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, डेल्टा एस सिस्टम की। ठीक है, और क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो जब आप डेल्टा एस सराउंडिंग निकालोगे तो वो भी वैल्यू सेम टू सेम है, बस माइनस साइन लगा देना है इसके साथ। ओके है बात। डेल्टा एस टोटल को क्या लिखोगे, 0। ये पहला वाला है जब रिवर्सिबल कर रहे हो एक्सपेंशन।
दूसरा आपका इर्रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। जब इर्रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है तो इर्रिवर्सिबल एक्सपेंशन में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए। फॉर्मूला जब लगाओगे तो आपकी वैल्यू आएगी कैसे, इसी एक्सपेंशन को हम कर रहे हैं इर्रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल को अगर कर रहे हो आप तो डेल्टा एस सिस्टम निकालोगे तो डेल्टा हाँ यही वैल्यू आएगी सेम टू सेम सिस्टम के लिए। सिस्टम के लिए जब निकालेंगे ना हम लोग तो आर एल एन 10 ही आएगी, वैल्यू तो सेम ही लेनी है हमें। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पे डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग अगर आपको निकालना है तो क्यू इरिवर्सिबल चाहिए आपको और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग चाहिए। ये डेटा चाहिए हमको डेल्टा एस सराउंडिंग निकालने के लिए। तो डेल्टा एस सराउंडिंग आपको निकालना है यहाँ से, तो क्या करेंगे हम लोग, क्यू इरिवर्सिबल चाहिए। क्यू निकालना है तो फर्स्ट लॉ यहाँ पे पिक्चर में आएगा अपना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। क्यू निकालना है आपको तो डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू आएगा। यहाँ तक की बात ओके है। ठीक, अब प्रोसेस अगर हमने ले लिया आइसोथर्मल तो आपको पता है आइसोथर्मल में डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होता है और डेल्टा यू का एक फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी, ये भी हम लोग लगाते हैं तो ये 0 आ जाएगा। तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो गई। मतलब अगर Q इरिवर्सिबल निकालना है आपको तो माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल अगर हमारे पास आ जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब W इरिवर्सिबल कैसे निकालते थे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो हम लोग इरिवर्सिबल के लिए तो वो वाला 2.303 वाला लगाते थे। इरिवर्सिबल के लिए हम लोग क्या करते थे, वही सिंपल वाला फॉर्मूला आता था अपना, P एक्सटर्नल डेल्टा V, यही तो आता था। ठीक है, और Q निकालना है तो Q में क्या कर दोगे, W के साथ माइनस साइन लगा दोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो हमें इसका मतलब ये वैल्यू निकालनी है। ओके है बात। और ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब P एक्सटर्नल क्या हो जाता है आपका, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो P एक्सटर्नल अगर कांस्टेंट आपको लेना है तो आप वैल्यू क्या ले लोगे, यहाँ पे कौन सा लेंगे हम लोग, P एक्सटर्नल, क्या ले सकते हैं हम लोग, P एक्सटर्नल फाइनल वाला ले सकते हैं क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब कैसे करोगे, सडन चेंज करोगे। सडन चेंज में हमने फाइनल वाला लेना है तो फाइनल वाला ले सकते हैं। अब डेल्टा V कैसे लगाओगे, डेल्टा V आपको कैसे लगाना है, V2 माइनस V1 करना है। V2 माइनस V1 कैसे लगा सकते हो, PV इज इक्वल टू NRT करके V निकाल सकते हो NRT बाई P से। देख लो क्या क्या चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देख लो। NRT बाई P लगाना है हमें। तो आपका N आपको पता है 1 मोल है, R की वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है, P एक बार आप ले लो 10 ATM, एक बार ले लो 1 ATM, हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम।
ये आपका NRT को बाहर ले लो 1 मोल, R और T जो भी है आपका वो ले लेंगे 1/P2, P2 1 ATM है और ये कितना है आपका 10 P1। तो Q इरिवर्सिबल यहाँ से आ जाएगा R के टर्म्स में। R T कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, T की वैल्यू दी है कुछ, आइसोथर्मल टेम्परेचर दिया हुआ है 300। ये वैल्यू क्या आएगी -9/10। क्यू इरिवर्सिबल आ गया। अब क्यू इरिवर्सिबल आ गया तो हम लोग यूज कर सकते हैं इसको यहाँ पे। क्लियर है बात, जल्दी बताइए, कर लेंगे। अब इसमें आपकी शीट मैंने जो भेजी हुई है उसमें देखिएगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की बेसिस पे आप लोग सवाल लगा सकते हैं। ठीक, चलिए आज की क्लास आपकी होती है ऑफ। बाय बाय बच्चों। हाँ विदुषी क्या कह रहे हो आप? हाँ बेटा।